हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 8 की पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 6 द सी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सही ऑप्शन के सामने में टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सी इज कंपेयर्ड टू अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हंग्री डॉग, मतलब समुद्र की तुलना एक भूखे कुत्ते से की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द सी रोल्स ऑन द बीच। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल डे, मतलब समुद्र सारा दिन साहिल पे लौटता है। क्वेश्चन नंबर 3, द सी सीन एज अ डॉग हैज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीसी पॉज, मतलब समुंदर जो कि एक कुत्ते जैसा दिखता है उसके चिकने पंजे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सी रीमेन्स क्वाइट इन द, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब समुंदर साल के बीच में शांत रहता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से जानकारी लेकर के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस नंबर ए है द सी रोल्स ऑन द बीच विथ हिज, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग लिखेंगे क्लैशिंग टीथ एंड शैगी जॉज, मतलब समुंदर अपने तेज दांतों और अपने मजबूत जबड़ों के साथ साहिल पे लौटता है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर बी, एट नाइट व्हेन द विंड रोर्स द सी, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग लिखेंगे बाउंड्स टू हिज फीट एंड स्नफ्स एंड स्निफ्स, मतलब रात को जब हवा गरजती है तो समंदर अपने पैरों के ऊपर झुक जाता है और सूंघता है। सेंटेंस नंबर सी, इन मई और जून इवन द ग्रासेस ऑन द ड्यून, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्ले नो मोर देयर रीडी ट्यून, मतलब मई या जून के महीने में रेत के टीले के ऊपर घास भी अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं। सेंटेंस नंबर डी है ऑन क्वाइट डेज द सी लाइक अ डॉग लाइज ऑन द सैंडी शोर्स विथ, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग लिखेंगे हिज हेड बिटवीन हिज पॉज, मतलब शांत दिनों में समुंदर एक कुत्ते के जैसा अपने पंजों के बीच में अपने सर को रख करके रेतीले साहिल पे पड़ा रहता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डज द सी बिकम क्वाइट एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, मतलब साल के खास वक्त में समंदर शांत क्यों हो जाता है। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर लिखेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स इन अ ईयर, समर सीजन मेक्स एवरीथिंग क्वाइट एंड आइडल, द सी बिकम्स क्वाइट इन समर बिकॉज ऑफ अ क्वाइट इन्वायरमेंट, मतलब साल में मुख्तलिफ किस्म के मौसम होते हैं। गर्मी का मौसम हर चीज़ को शांत और सुस्त कर देता है, समंदर गर्मी के मौसम में शांत माहौल, शांत वातावरण की वजह से शांत हो जाता है। एक्टिविटी 4, फिल इन द फॉलोइंग चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट से जानकारी लेकर के चार्ट को भरना है। लेफ्ट साइड में दिया है एक्शन, मतलब काम, और राइट साइड में दिया है डन बाय होम, मतलब ये बताना है कि काम कौन करता है। तो एक्शन नंबर 1 दिया हुआ है लिक्स हिज ग्रीसी पॉज, मतलब अपने चिकने पंजों को चाटता है, तो हम लोगों को बताना है कि ये काम कौन करता है। तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे द जायंट सी डॉग, मतलब विशाल समंदर जो कि एक कुत्ते जैसा होता है वो अपने चिकने पंजों को चाटता है। नेक्स्ट है एक्शन नंबर 2, रोड्स, मतलब गरजती है, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे द नाइट विंड, मतलब रात की हवा गरजती है। उसके बाद है एक्शन नंबर 3, रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड, मतलब तूफानी बादल में निकलता है। हम लोगों को बताना है कि तूफानी बादल में क्या निकलता है, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे द मून, मतलब चांद निकलता है तूफानी बादल में। लास्ट है एक्शन नंबर 4,
स्टॉप देयर ट्यून मतलब अपनी आवाज़ जो है वो रोक देते हैं, अपनी आवाज़ बंद कर देते हैं। कौन? तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे द ग्रासेस मतलब घास जो है अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं, अपनी आवाज़ बंद कर देते हैं। एक्टिविटी 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट डज द सी लुक लाइक मतलब समुंदर किसके तरह दिखता है? तो इसका आंसर होगा द सी लुक्स लाइक अ हंग्री डॉग मतलब समुंदर एक भूखे कुत्ते जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर बी है हु रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड मतलब तूफानी बादल में कौन निकलता है? तो इसका आंसर होगा द मून रॉक्स इन द स्टॉर्मी क्लाउड मतलब तूफानी बादल में चांद निकलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी वेयर डज द सी शेक एट हिज वेट साइड्स लाइक अ डॉग मतलब एक कुत्ते जैसा समुंदर अपने भीगे हिस्सों को कहाँ झटकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द सी शेक्स हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स मतलब समंदर अपने भीगे हिस्सों को चट्टानों के ऊपर झटकता है। क्वेश्चन नंबर डी है हाउ डू द ग्रासेस ऑन द ड्यून बिहेव इन मई और जून मतलब मई या जून के महीने में रेत के टीले के ऊपर जो घास होते हैं वो कैसा बर्ताव करते हैं? तो इस सवाल का हम लोग आंसर लिखेंगे इन मई और जून द ग्रासेस ऑन द ड्यून प्ले नो मोर देयर रीडी ट्यून मतलब मई या जून के महीने में रेत के टीले के ऊपर जो घास होते हैं वो अपनी आवाज़ नहीं निकालते हैं मतलब मई या जून के महीने में रेत के टीले के ऊपर के जो घास होते हैं वो खामोश हो जाते हैं। ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी 6A अंडरलाइन द इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब दिए गए सेंटेंसेस में हम लोगों को इन्फिनिटिव्स को अंडरलाइन करना है। टू प्लस वर्ब को इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो सेंटेंस नंबर 1 दिया हुआ है टू लाई इज़ अ सिन तो इस सेंटेंस में टू लाई एक इन्फिनिटिव है। सेंटेंस नंबर 2 है आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन तो इस सेंटेंस में टू डिस्टर्ब एक इन्फिनिटिव है। सेंटेंस नंबर 3 है ही वांटेड टू रिटायर फ्रॉम सर्विस तो इस सेंटेंस में टू रिटायर एक इन्फिनिटिव है। सेंटेंस नंबर 4 है टू एयर इज ह्यूमन इस सेंटेंस में टू एयर एक इन्फिनिटिव है। एक्टिविटी 6B रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड एडवर्ब फ्रेजेस एंड फिल इन द चार्ट गिवन बिलो मतलब दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडवर्ब फ्रेजेस की पहचान करनी है और उनको दिए गए चार्ट में भरना है। तो चलिए हम लोग फ्रेजेस को दिए गए चार्ट में भरते हैं। नाउन फ्रेज में होगा फूड एंड शेल्टर और नाउन फ्रेज में टू द ईयर भी होगा। एडजेक्टिव फ्रेज में होगा ऑफ अ बॉय और एडवर्ब फ्रेज होगा एट होम। एक्टिविटी 6C रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द मेन और प्रिंसिपल क्लॉज एंड द डिपेंडेंट क्लॉज एंड फिल इन द चार्ट गिवन बिलो मतलब दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ना है और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को पहचानना है और उनको दिए गए चार्ट में भरना है। तो मेन क्लॉज में होगा आई नो अ मैन और हु इज अ डॉक्टर होगा डिपेंडेंट क्लॉज। टेल मी होगा मेन क्लॉज और हु ओपन द डोर होगा डिपेंडेंट क्लॉज। शी इज द गर्ल होगा मेन क्लॉज और हु ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ हर फ्रेंड्स होगा डिपेंडेंट क्लॉज। वी शैल स्टे एट होम ये होगा मेन क्लॉज और इफ इट रेन्स होगा डिपेंडेंट क्लॉज। एक्टिविटी 7 है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ड्स मतलब दिए गए लफ्ज़ों से दिए गए शब्दों से अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं, अपने खुद के जुमले बनाने हैं।
तो वर्ड नंबर ए दिया हुआ है जायंट। तो चलिए हम लोग इस वर्ड से अपना एक खुद का सेंटेंस बनाते हैं। देयर इज़ अ जायंट बनियान ट्री इन द प्ले ग्राउंड ऑफ आवर स्कूल। मतलब हमारे स्कूल के प्ले ग्राउंड में एक विशाल बरगद का दरख्त है। वर्ड नंबर बी है मोन्स। एन ओल्ड लेडी मोन्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट। मतलब आधी रात में एक बूढ़ी औरत रोती है, एक बूढ़ी औरत मातम करती है। वर्ड नंबर सी है ड्यून। द रॉबर्स आर हाइडिंग अ बॉक्स अंडर द ड्यून। मतलब डाकू लोग रेत के टीले के नीचे एक बॉक्स को छुपा रहे हैं। लास्ट वर्ड है क्वाइट। द स्टूडेंट्स शुड कीप क्वाइट इन द क्लासरूम। मतलब स्टूडेंट्स को क्लासरूम में खामोश रहना चाहिए। अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। एक्टिविटी 8A, राइट अ स्टोरी इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। दिए गए हिंट्स की मदद से 80 लफ्जों में एक कहानी लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग। द किंग वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर एंड पोजिशन। He thought he could control anything on the earth. Once one of his courtiers told him that the sea is a very powerful thing. On hearing this, the proud king got angry. Then the king took his courtiers to the seashore. Throwing a stone into the sea, the king ordered the waves to move back. The waves got furious and lashed back at the feet of the king. The king moved back in fear and never visited the seashore again. मैं आप लोगों को इसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ। Once there was a king, मतलब एक दफ़ा की बात है, एक राजा था। The king was very proud of his power and position, मतलब राजा को अपनी ताकत और अपने ओहदे का बहुत घमंड था, बहुत गुरूर था। He thought he could control anything on the earth. उसे लगता था वो ज़मीन पे हर चीज़ को अपने काबू में कर सकता है। Once one of his courtiers told him that the sea is a very powerful thing. एक दफ़ा राजा के दरबारियों में से एक दरबारी ने कहा कि समुंदर एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। On hearing this, the proud king got angry. और ये बात सुनने के बाद जो मगरूर राजा था वो गुस्सा हो गया। Then the king took his courtiers to the seashore. फिर उसके बाद राजा अपने सारे दरबारियों को साहिल पे ले गया। Throwing a stone into the sea, the king ordered the waves to move back. मतलब समंदर में एक पत्थर फेंकते हुए राजा ने लहरों को पीछे हटने का हुक्म दिया। The waves got furious and lashed back at the feet of the king. समंदर की लहरें गुस्सा हो गईं, समंदर की लहरें बेकाबू हो गईं और समंदर की लहरों ने राजा के पैरों पे जोर से मारा। The king moved back in fear and never visited the seashore again. राजा डर के पीछे हट गया और दोबारा फिर कभी साहिल पे वो नहीं गया। नेक्स्ट है एक्टिविटी 8B, राइट अ लेटर इन अबाउट 80 वर्ड्स टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू बी काइंड टू एनिमल्स। मतलब अपने छोटे भाई को जानवरों के प्रति रहमदिल रहने के लिए मशवरा देते हुए 80 लफ्ज़ों में एक लेटर लिखना है। सबसे पहले हम लोग ऊपर दाएं तरफ अपना फुल एड्रेस लिखेंगे और उसके नीचे हम लोग डेट लिखेंगे। इसे हेडिंग कहा जाता है। तो हेडिंग लिखने के बाद नीचे लेफ्ट साइड में हम लोग डियर लिख के अपने भाई का नाम लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। इसे सैल्यूटेशन कहा जाता है। उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस दे के हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखना शुरू करेंगे। I was very glad to know that you stood first in your final examination, but I was upset when I came to know that you mistreated a street dog on the way of your school. Animals are very important for the survival of human beings. We should treat them well. They help in maintaining the balance of the ecosystem.
उसके बाद हम लोग लिखेंगे सो यू शुड ऑलवेज बी काइंड एंड केयरिंग टू द एनिमल्स। उसके बाद हम लोग नीचे दाएं तरफ में योर्स अफेक्शनेटली लिख के उसके नीचे में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे बाएं तरफ अपने भाई का नाम और उसका पूरा एड्रेस लिखेंगे। लेटर कंप्लीट हो गया। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।